नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द सिंप्लीफाइड हिंदी में। मैं डॉक्टर नवनीता भाटिया आज आप लोगों के सामने कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज में से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ। इससे पहले मैं इसी पाठ से संबंधित जो व्याख्या है उसकी वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आई थी। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में केवल वही महत्वपूर्ण जो प्रश्न उत्तर हैं उन्हें ही करवाऊंगी जो कि मुझे अब लग रहा है कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इस पाठ में से आप लोगों को व्याख्या भी आ सकती है, यानी कि आपको पद्यांश दिया जा सकता है। उस पद्यांश में से आपको प्रश्न उत्तर दिए जाएंगे और आपने उन प्रश्नों के उत्तर उसी पद्यांश पर आधारित जो होते हैं उनको खोजना है, उनके उत्तर ढूंढने हैं। तो आज हम इसी पाठ से संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं उनको देखेंगे, उनको सरल शब्दों में मैं आपको बताऊंगी। तो शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। यानी कि लक्ष्मण ने क्या क्या ऐसी बातें कही कि जो धनुष था वो अगर टूट गया है तो उसके लिए लक्ष्मण कौन कौन सी बातें करते हैं, क्या क्या अपने तर्क देते हैं। उत्तर, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूटने के निम्नलिखित तर्क दिए। नंबर 1, धनुष पुराना तथा अत्यंत जीर्ण था। बहुत पुराना था, बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। जीर्ण था यानी कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। नंबर 2, राम ने इसे नया समझकर हाथ लगाया था, परंतु कमज़ोर होने के कारण ये छूते ही टूट गया। क्या कहते हैं लक्ष्मण कि राम ने तो सिर्फ इसे नया समझा था और नया समझकर इसको हाथ लगाया था, परंतु ये तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था जिसके कारण ये छूटते ही यानी कि छूते ही टूट गया, कि राम ने इसको केवल छुआ ही और ये टूट गया। नंबर 3, मेरी दृष्टि में सभी धनुष एक समान है। लक्ष्मण क्या कहते हैं कि मेरी नज़र से अगर आप देखो तो सारे धनुष एक समान है, यानी कि ये धनुष भी अन्य धनुषों के समान मेरे लिए है। नंबर 4, ऐसे पुराने धनुष के टूटने पर लाभ हानि की चिंता करना व्यर्थ है। लक्ष्मण कहते हैं कि ये धनुष बहुत पुराना था, बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, तो अगर ये धनुष टूट गया है तो इस धनुष के टूटने पर लाभ या हानि की चिंता नहीं करनी चाहिए। ऐसी चिंता करना बहुत ही व्यर्थ है। प्रश्न 2, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उसके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। यानी कि जब परशुराम को बहुत गुस्सा आ गया धनुष के टूटने पर, तो उनके क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण ने की क्या प्रतिक्रियाएं थी उसके आधार पर आपने दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखनी है। यानी कि आपने कुछ वैसे नहीं लिखना, लेकिन जो आपने पाठ में पढ़ा उसी के आधार पर आपने उसकी प्रतिक्रियाओं के आधार पर ही दोनों के स्वभाव की विशेषताएं बतानी है। उत्तर, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की प्रतिक्रिया के आलोक में उनकी निम्नलिखित विशेषताएं पता चलती हैं। नंबर 1, राम की विशेषताएं। अब क्या है कि अगर आप दोनों की विशेषताएं एक ही पैराग्राफ में डाल दोगे तो उसमें अंतर करना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए सबसे अच्छी बात यही है कि हम अगर दोनों की विशेषताओं को अलग अलग करके लिखें। तो इसीलिए हम सबसे पहले लेंगे राम की विशेषताएं। राम की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। नंबर 1, राम का स्वभाव अत्यंत विनम्र था, यानी कि बहुत ही विनम्र स्वभाव के व्यक्ति थे राम, बहुत ज़्यादा ही विनम्र थे। वे बड़ों के आज्ञाकारी तथा आज्ञा पालक थे, यानी कि जो उनसे बड़े थे वो उनकी आज्ञा को मानते थे, उनके आज्ञा का पालन करते थे। आज्ञा पालक थे यानी कि आज्ञा का पालन करते थे। नंबर 3, राम
निडर, साहसी, धैर्यवान तथा मृदुभाषी थे। निडर थे, बहुत ज़्यादा उनके अंदर साहस था, बहुत उनके अंदर धैर्य था, यानी कि बहुत ही धैर्यवान थे, और मृदुभाषी थे, यानी कि बहुत ही कोमल स्वर में बात करते थे। अब है लक्ष्मण की विशेषताएं। लक्ष्मण में वाक पटुता कूट कूट कर भरी हुई थी, यानी कि बातें करने में वो बहुत ही ज़्यादा चतुर थे। नंबर 2, उनका स्वभाव तर्कशील था, यानी कि हर एक बात के पीछे तर्क करना, तर्क ढूंढना, ये उनका स्वभाव था। नंबर 3, वे बुद्धिमान तथा व्यंग्य करने में निपुण थे। लक्ष्मण जो थे वो भी राम की तरह बहुत बुद्धिमान थे, लेकिन इसके साथ साथ दूसरे व्यक्ति के ऊपर व्यंग्य किस प्रकार से कसना है, कैसे व्यंग्य की बातें उससे करनी है, इन सब बातों में भी वो बहुत निपुण थे। वे प्रत्यु तपनमति थे, यानी कि जैसे सामने वाला कोई बात करता था, उसका उत्तर किस प्रकार से उसी समय उसको देना है, इस बात का उनको पूरा ज्ञान था, यानी कि एक बात का उत्तर देने में वो पूरी तरह से सक्षम थे। नंबर 5, वे वीर किंतु क्रोधी स्वभाव के थे। बहुत वीर थे लक्ष्मण, लेकिन उनका जो स्वभाव था वो बहुत ही ज़्यादा क्रोधी था, यानी कि पल में ही उनको, एक ही क्षण में उनको क्रोध आ जाता था, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो उठते थे। प्रश्न 3, राम और लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा, उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। अब आप लोगों ने कक्षा 9वीं में संवाद कैसे बनाया जाता है, कैसे लिखा जाता है, इसके बारे में आपने जाना, इसे आपने पढ़ा। तो इस प्रश्न में यही बात कही गई है कि लक्ष्मण और परशुराम दोनों के बीच में बहुत सारे संवाद हुए, पूरे पाठ में हमने पढ़ा। तो उन संवादों में से जो एक अंश आपको अच्छा लगा, उसे आपने संवाद शैली में लिखना है। तो उत्तर क्या है, आपने इसमें अपनी तरफ से कोई भी संवाद लिखना है, जो भी आपको अच्छा लगा। मैं एक संवाद ले रही हूँ, उसे बता रही हूँ, इसी तरह से अगर आपको इसके अलावा जो भी संवाद अच्छा लगा, आप जिस शैली में मैं आपको बता रही हूँ, उसी प्रकार से आप उस अपने संवाद को भी इसी रूप में लिख सकते हो। मुझे लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का यह अंश, तुम्हें तो काल हाँक जनुलावा, बार बार मोहि लागी बुलावा, विशेष रूप से अच्छा लगा। हमारे पाठ में ये पंक्ति आई और वो कहते हैं कि मुझे ये संवाद बहुत अच्छा लगा। और इसका संवाद जो है, इसे अगर हम संवाद शैली में लिखते हैं तो वो निम्न प्रकार से लिखा जाएगा। परशुराम अपनी वीरता की डींग हाँकते हुए लक्ष्मण को डराने के लिए बार बार फरसा दिखा रहे हैं। हमने पढ़ा कि जो परशुराम है वो लक्ष्मण को अपनी प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि मेरा फरसा बहुत ताकतवर है, इससे जो गर्भ में पल रहे जो बच्चा है उसकी मृत्यु हो जाती है, वो बच्चा डर जाता है। तो वो बार बार अपना फरसा उस लक्ष्मण को दिखाते हैं और अपनी वीरता की डींगे भांगते हैं, यानी कि अपनी प्रशंसा खुद करते हैं। लक्ष्मण व्यंग्यवाणी में परशुराम से कहते हैं, या लक्ष्मण जो है वो परशुराम के ऊपर व्यंग्य कसते हुए कहते हैं, क्या संवाद बनाया, लक्ष्मण आप तो बार बार मेरे लिए काल को बुलाए जा रहे हो। लक्ष्मण जो है वो परशुराम को क्या कहते हैं कि आप बार बार मेरे लिए काल यानी कि मौत को बुला रहे हो। परशुराम, तुम जैसे घृष्ट बालक के लिए यही उचित है। तुम्हारे जैसे बालक के लिए, जो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा घृष्टता बढ़ी हुई है, जिसे ये नहीं पता कि अपने से सब बड़े के साथ कैसे बात की जाती है, उस बालक के लिए यही चीज़ जो है वो उचित है। फिर आगे लक्ष्मण का संवाद दे रखा है, काल कोई आपका नौकर है जो आपके बुलाने से भागा भागा चलाएगा। यानी कि पाठ में से ही कोई 2 पंक्तियां ली गई हैं और उन्हीं पंक्तियों में जो बातें हुई हैं, जिसने जो संवाद हुए हैं,
उसी को ही एक संवाद शैली के रूप में लिखा गया है। तो इसी प्रकार से आपको इस पाठ में जो भी संवाद अच्छा लगा उसे आप एक संवाद शैली के रूप में लिख सकते हो। प्रश्न 4, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखे। यानी कि जो आपको पद्यांश दिया गया है उसके आधार पर लिखना है कि जो परशुराम हैं उन्होंने अपने बारे में सभा में क्या क्या कहा। पूरे पाठ में आपने बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन आपने पाठ के आधार पर नहीं लिखना, बल्कि जो आपको पद्यांश दिया गया है, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे पैराग्राफ दिया गया है, उसी के आधार पर ये आपने बताना है कि परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा। उत्तर, परशुराम ने अपने बारे में कहा, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, स्वभाव से बहुत क्रोधी हूँ। सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का शत्रु हूँ। क्या कहते हैं परशुराम अपने बारे में कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और मेरा स्वभाव जो है वो बहुत क्रोधी है, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा क्रोधी हूँ, गुस्सा मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है। और सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का शत्रु हूँ, यानी कि क्षत्रिय लोग जो हैं उनके कुल का मैं शत्रु हूँ, नाश करने वाला हूँ। मैंने अनेक बार अपनी भुजाओं के बल पर धरती के सारे राजा मार डाले हैं और यह पृथ्वी ब्राह्मणों को दान में दी है। क्या कहते हैं परशुराम कि मेरी भुजाओं में इतना बल है कि मैंने कई बार धरती के सारे राजा जो हैं उन्हें मार डाला है और उनसे ये धरती छीनकर ये जो पृथ्वी है उसे उनसे छीनकर ब्राह्मणों को दान में दे दी है। मेरा फरसा बहुत भयानक है, इसने सहस्त्रबाहु जैसे राजा को मार डाला था। कहता कि मेरा फरसा इतना भयानक है कि इसने सहस्त्रबाहु जैसे राजा को भी मार डाला था। इसे देखकर गर्भिणी स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, यानी कि जो गर्भवती स्त्रियां होती हैं उनके गर्भ में ही बच्चे की मृत्यु हो जाती है। आगे है हमारा प्रश्न 5, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। पाठ के आधार पर आपने बताना है कि जो लक्ष्मण थे उन्होंने इस पाठ में वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। आपने पूरा पाठ पढ़ा, उसमें बहुत सारी विशेषताएं बताई हुई हैं और अगर हम इसको पॉइंट्स में लिखेंगे, नंबर डालकर लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई। नंबर 1, वीर योद्धा रणभूमि में, रण क्षेत्र में शत्रु के समक्ष पराक्रम दिखाते हैं, यानी कि उनकी जो वीरता है वो जो वीर लोग हैं वो केवल रण क्षेत्र में, यानी कि युद्ध की भूमि में ही शत्रु के सामने अपनी वीरता को ही दिखाते हैं, उसकी डींगे नहीं मारते। नंबर 2, वे शत्रु के समक्ष अपनी वीरता का बखान नहीं करते, यानी कि अपनी वीरता के बारे में सिर्फ बताते ही नहीं हैं बल्कि उनको अपनी वीरता दिखाते भी हैं। नंबर 3, वे ब्राह्मण, देवता, गायें और प्रभु भक्तों पर पराक्रम नहीं दिखाते। 4 चीज़ें हमारे पाठ में दी गई हैं, पंक्ति 1 आई हुई है, उसमें 4 बातें बताई गई हैं, 4 चीज़ें दी गई हैं कि इन चारों पर जो वीर लोग होते हैं वो कभी भी पराक्रम नहीं दिखाते, यानी कि अपनी वीरता उन लोगों के ऊपर नहीं दिखाते। क्या क्या बताया गया है? ब्राह्मण, देवता, गायें और प्रभु भक्त, जो प्रभु के भक्त हैं उनके ऊपर वीरता नहीं दिखाते। नंबर 4, वे शांत, विनम्र तथा धैर्यवान होते हैं, यानी कि जो वीर योद्धा होते हैं वो बहुत ही शांत होते हैं, बहुत विनम्र होते हैं और बहुत ही धैर्यवान होते हैं, उनके अंदर धैर्य बहुत अधिक होता है। नंबर 5, वीर क्षोभ रहित होते हैं तथा अपशब्दों का प्रयोग नहीं करते, यानी कि उनके अंदर कोई क्षोभ नहीं होता और वो कभी भी गाली नहीं देते, कभी भी अपशब्द यानी कि बुरे शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। आगे है हमारा प्रश्न 6, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है,
इस कथन के आधार पर अपने विचार लिखिए। क्या पूछा गया इसमें कि अगर मनुष्य के अंदर साहस है, शक्ति है, लेकिन अगर उसके साथ साथ उसके अंदर विनम्रता भी आ जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। और इस कथन के आधार पर आपने अपने विचार लिखने हैं पाठ के आधार पर। उत्तर, यह बात सत्य है कि साहस और शक्ति तभी अच्छे लगते हैं जब तक कि साहसी व्यक्ति विनम्र रहे। कि अगर किसी मनुष्य के अंदर साहस भी है, शक्ति भी है, तो ये दोनों गुण उसके अंदर तभी अच्छे लगेंगे जब तक वो साहसी व्यक्ति जो है वो विनम्र रहे। अगर उसके अंदर क्रोध का गुण आ जाता है तो उसके अंदर जो साहस और शक्ति है तो वो दोनों को ही पीछे छोड़ देता है। जैसे ही शक्तिशाली व्यक्ति उद्दंडता करता है या घमंड दिखाता है या बढ़ चढ़कर बोलता है, वह बुरा लगने लगता है। यानी कि जब वो बहुत ज़्यादा घमंडी दिखाई देता है, किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोलता है, बहुत गुस्से में बोलता है, बहुत जिद्दीपन अपना दिखाता है, तो वो बुरा लगने लगता है। परशुराम और लक्ष्मण दोनों के उदाहरण सामने हैं। यानी कि पाठ में हमारे पास दोनों के ही उदाहरण है। परशुराम पराक्रमी है, किंतु उनका स्वयं को महापराक्रमी, बाल ब्रह्मचारी, क्षत्रिय कुल घातक कहना बुरा लगता है। बहुत ज़्यादा पराक्रमी है, बहुत वीर हैं परशुराम, लेकिन जब वो अपनी प्रशंसा खुद करते हैं और अपने आप को महापराक्रमी, बाल ब्रह्मचारी, क्षत्रिय कुल घातक कहते हैं, तो उनकी जो वीरता का गुण है वो बहुत पीछे छूट जाता है और अपनी प्रशंसा उनका करना बहुत बुरा लगता है। जैसे जैसे वे अपने कुठार को सुधारता है और वचन कड़े करता चला जाता है, वैसे वैसे वह हंसी का पात्र बनता जाता है। यानी कि जैसे जैसे वो अपने फरसे को सुधारता है और अपनी बातों को और ज़्यादा कड़वा बोलता जाता है और वैसे वैसे ही वो दूसरों के सामने हंसी का पात्र बनता जाता है। यानी कि उसका वीरता का जो गुण है, पराक्रमी है वो, ये गुण जो है वो बहुत पीछे छूटता चला जाता है। ये थी परशुराम की बात। अब आते हैं लक्ष्मण। लक्ष्मण का साहस हमें भला लगता है, परंतु वह भी सीमाएं तोड़ देता है। यानी कि लक्ष्मण बहुत साहसी हैं, साहसपूर्ण हर बात का सामना करते हैं, लेकिन वह भी अपनी सीमाओं को तोड़ देता है। धीरे धीरे वह बहुत उग्र, कठोर और उद्दंड हो जाता है। यानी कि बहुत जिद्दी हो जाता है, उसके वचन भी कठोर होते जाते हैं, बहुत ज़्यादा उग्र यानी कि बहुत ज़्यादा क्रोधी होता चला जाता है। इस कारण सभी सभाजन उसके विरुद्ध हो जाते हैं। लक्ष्मण की उद्दंड शक्ति हमें खटकने लगती है। यानी कि उसका जो जिद्दीपन है वो बहुत ज़्यादा खटकने लगता है, बुरा लगने लगता है। और इन दोनों के अतिरिक्त पाठ में एक और पात्र हैं, रामचंद्र यानी कि राम। अब उनके अंदर जो है साहस भी है, शक्ति भी है, लेकिन साथ साथ उनके अंदर विनम्रता भी है। दूसरी ओर रामचंद्र साहस और शक्ति के साथ साथ विनम्रता का भी परिचय देते हैं, इसीलिए वे सबका हृदय जीत लेते हैं। यानी कि उनको क्रोध करते हुए दिखाई नहीं दिया गया, तो वो सबका ही दिल जीत लेते हैं। वो बहुत ज़्यादा विनम्रता से बात करते हैं। आगे है हमारा प्रश्न 7। इसमें है आपका भाव स्पष्ट कीजिए। इसके आपको 3 हिस्से दे रखे हैं, 3 भाग दे रखे हैं। 3 पंक्ति 3 भागों में आपको अलग अलग पंक्तियां दे रखी हैं और उन्हीं पंक्तियों का आपने भाव स्पष्ट करना है, उनकी व्याख्या बताते हुए इसमें क्या कहा गया है ये आपने आशय स्पष्ट करना है या भाव स्पष्ट करना है। पहला है हमारा, बहस लखन बोले मृदुवानी, अहो मुनीस महाबट मानी, पूनी पूनी मोही देखाव कुठार, चाहत उड़ावन फूकी पहाड़। अब इन दोनों पंक्तियों में क्या बात कही गई है, लक्ष्मण क्या कह रहे हैं कि बड़े ही कोमल वाणी में लक्ष्मण बड़बोले परशुराम से कहते हैं, अहो मुनिवर, आप तो माने हुए महायोद्धा निकले, आप मुझे बार बार अपना कुल्हाड़ा इस प्रकार दिखा रहे हैं मानो फूंक मारकर पहाड़ उड़ा देंगे। पुनी पुनी मोही देखाव कुठार, आप मुझे बार बार अपना फरसा दिखा रहे हैं
चहत उड़ावन फूकी पहाड़, और ऐसा लगता है मानो आप एक फूंक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। अब ये बातें लक्ष्मण ने इन पंक्तियों में परशुराम से कही। अब इसका आशय क्या है कि परशुराम का गरज गरज कर अपनी वीरता का गुणगान करना व्यर्थ है। उनकी वीरता जो है वो खोखली है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी सच्चाई नहीं है। भाग 2। यहाँ कोमड़ बतिया को नहीं, जो तर्जनी देखी मरी चाही। लक्ष्मण क्या कहते हैं परशुराम को? उनकी वीरता का मजाक उड़ाते हुए वो कहते हैं कि हे मुनिवर, यदि आप भी वीर योद्धा हैं तो हमने भी कोई छुई मुई के फूल नहीं हैं। यहाँ कुमड़ बतिया को नहीं, यानी कि यहाँ कोई भी छुई मुई का फूल नहीं है, जो तर्जनी देखते ही मुरझा जाएंगे या डर जाएंगे। देखी कुठार सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। कहते हैं कि हम आपसे टक्कर लेंगे, और सच कहता हूँ कि आपके हाथों में धनुष बाण देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे सामने कोई ढंग का योद्धा बैठा है। इसीलिए मैंने आपको अभिमान पूर्वक बातें कही थी। यानी कि आशय क्या है कहने का कि मुझे पता होता कि आप कोरे मुनि हैं तो मैं भला आपसे क्यों ऐसी बातें कहता। कि अब यहाँ पर ये पता चलता है कि जो परशुराम है वो मुनि ज्ञानी है। उनका वीर वेश जो है वो ढोंग है, यानी कि उनके अंदर वीरता जो वो दिखा रहे हैं, अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, वो सब कुछ ढोंग है। भाग 3। गादी सुनो कह हृदय हसी, मुनि हरियारे सूझ। आयमय खांड न उखमय, अजू न बूझ अबूझ। अब इन दोनों पंक्तियों में क्या कहा गया है कि विश्वामित्र जब परशुराम की बातों को सुनते हैं, उनके वचन को सुनते हैं, तो वो सोचते हैं कि परशुराम बार बार कहते हैं कि मैं पल भर में लक्ष्मण को मार डालूंगा। तब विश्वामित्र उनकी बातों को सोचकर मन ही मन हंसते हैं और क्या सोचने लगते हैं, वो सोचते हैं कि परशुराम को हरा ही हरा सूझ रहा है। मुनि हरियारे सूझ, यानी कि जो परशुराम है उन्हें सब कुछ हरा ही हरा सूझ रहा है। वे लक्ष्मण को गन्ने से बनी हुई खांड के समान समझ रहे हैं। खांड ना उखमे, यानी कि उनको लक्ष्मण को गन्ने से बनी हुई खांड समझ रहे हैं, जिसे वो एक ही बार में नष्ट कर देंगे। जिस प्रकार से गन्ने को तोड़ा जाता है उसी प्रकार वो उन्हें भी नष्ट कर देंगे। परंतु वे अज्ञानी हैं और इस बात को नहीं जानते कि लक्ष्मण लोहे से बनी हुई खांड है, जिससे युद्ध करना, संघर्ष करना आसान काम नहीं है। यानी कि इसमें क्या कहा गया है कि जो परशुराम है उन्हें सब कुछ हरियाली दिखाई देती है हर कहीं, और वो एक ताकतवर मनुष्य को भी एक कमजोर मनुष्य समझने की गलती करते हैं। प्रश्न 8। पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखिए। यानी कि पाठ के आधार पर आपने तुलसीदास के भाषा सौंदर्य के बारे में बताना है और इसके ऊपर आपने 10 पंक्तियां लिखनी है। तो इसको भी हम एक पैराग्राफ के रूप में ना लेकर इसको भी हम पंक्तियां बनाकर लिखें तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगेगा। पढ़ने वाले को भी अच्छा लगेगा और देखने वाले को भी, लिखने वाले को भी अच्छा लगेगा। तो हम इसे पॉइंट्स के रूप में ही लेंगे। इसमें हम शुरू में लिख सकते हैं कि पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, तुलसीदास रस सिद्ध कवि हैं, यानी कि रस के कवि हैं। नंबर 2, उनकी काव्य भाषा रस की खान है। उनके काव्य में जो भाषा है वो रस से भरी हुई है। नंबर 3, रामचरितमानस में उन्होंने अवधी भाषा का प्रयोग किया है। अब जो रामचरितमानस आपके सामने आया है इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? अवधी भाषा का। नंबर 4, इसमें चौपाई दोहा शैली को अपनाया गया है।
कौन सी शैली अपनाई गई है? चौपाई दोहा। नंबर 5, दोनों छंद गेय हैं। उसके बाद नंबर 6, उन्होंने संस्कृत शब्दों को विशेष रूप से कोमल और संगीतमय बनाने का प्रयास किया है। यानी कि उन्होंने अपने पाठ में संस्कृत के शब्द लिए और उनको बहुत ही कोमल और संगीतमय बनाने का प्रयास किया। नंबर 7, भाषा को कोमल बनाने के लिए उन्होंने कठोर वर्णों की जगह कोमल ध्वनियों का प्रयोग किया। यानी कि जहाँ पर उन्हें लगा कि उनकी जो भाषा है वो कठोर वर्ण भाषा में कठोर वर्णों का प्रयोग किया जा रहा है, वहाँ पर उन्होंने कठोर वर्णों का प्रयोग नहीं किया, बल्कि उसकी जगह कोमल ध्वनियों का प्रयोग किया। जैसे श की जगह से, अन की जगह न, य की जगह ई। 8, इस काव्यांश में उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास आदि अलंकारों का कुशलतापूर्वक प्रयोग किया गया है। यानी कि अलंकारों का प्रयोग भी बहुत अति उत्तम ढंग से उन्होंने किया है। नंबर 9, इस काव्यांश में वीर तथा हास्य रस की भी सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। इसमें वीर रस भी दिया गया है और हास्य रस भी दिया गया है। नंबर 10, मुहावरों और लोकोक्तियों का भी इसमें प्रयोग किया गया है। यानी कि तुलसीदास ने अपने इस पाठ में मुहावरों के साथ साथ लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया है। तो ये थी हमारी पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य के ऊपर 10 पंक्तियां जो हमें इस पाठ में मिली। आगे आपका प्रश्न है 9 कि इस पूरे प्रसंग में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य है। उदाहरण के साथ आपने स्पष्ट करना है। तो इस प्रश्न को मैं इसकी व्याख्या आप लोगों को नहीं बता रही। हाँ, इसके बारे में आपको यही कहूँगी कि व्यंग्य तो हमें बहुत जगह पर मिले, स्थान स्थान पर पंक्ति पंक्ति में हमें व्यंग्य मिले हैं जो कि लक्ष्मण द्वारा परशुराम के ऊपर कसे गए हैं। तो आप इस पाठ को आपने पढ़ा, इसके अंदर आपको जो भी पंक्तियाँ अच्छी लगी, जहाँ पर आपको व्यंग्य दिखाई दिया, उसे आप उठा सकते हैं पंक्तियों को, और उनकी व्याख्या, अगर आप पंक्तियाँ नहीं कर सकते तो उनकी जो व्याख्या है उस व्याख्या को आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि हमें ये पंक्तियाँ हैं, इस पंक्तियों में लक्ष्मण ने परशुराम के ऊपर इस प्रकार से व्यंग्य किया। 2 या 3 उदाहरण आप दे सकते हैं और उसके बाद आप अंत में लिख सकते हैं कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस पाठ में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य दिखाई दिया जा रहा है या दिखाई दे रहा है। तो प्रश्न 10 जो है वो आपकी पाठ में आपकी परीक्षा के अनुसार मुझे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं लगा। इस प्रकार के प्रश्न उत्तर ज़्यादा नहीं आते हैं, तो इस प्रश्न को भी मैं छोड़ रही हूँ। तो ये थी आपकी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के प्रश्न उत्तर की व्याख्या, जिसे मैंने बहुत ही आसान शब्दों में आप लोगों के सामने रखा। आशा करती हूँ कि आपको ये इस पाठ के प्रश्न उत्तर समझ में आ गए होंगे। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दूसरों से भी करवाइए। बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए ताकि मेरी जो आने वाली वीडियोस हैं वो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। एक नई वीडियो लेकर एक बार फिर से आप लोगों के सामने आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।